नमस्कार। मैं आज फिर से उपस्थित हूँ आपकी कक्षा में, जिसमें कि बुद्धि का निर्धारण अर्थात इसको हम असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। और अगर हम बुद्धि के निर्धारण की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों या ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उसमें दो चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है इस बुद्धि के निर्धारण में। वो क्या है आपका? तो एक तो है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। ये मेन बुद्धि के निर्धारण में, हालांकि मेन ये दो ही तत्व निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्ट डालता है तो मेन ये ही दो ऐसे तत्व हैं जो कि सबसे ज़्यादा बुद्धि के निर्धारण पर असर डालता है। अब अगर हम देखते हैं कि बुद्धि का जो निर्धारण होता है वो प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य, जितने भी मनुष्य होते हैं, सब आपस में भिन्न होते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ अलग अलग डिफरेंसेस उसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण वैयक्तिक भिन्नता भी पाई जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि उसके आईक्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एक ही माता पिता के जो दो संतान होते हैं या अधिक संतान होते हैं, विभिन्न संतानों में अलग अलग बुद्धि पाई जाती है। ऐसा मनोवैज्ञानिकों का दावा भी है और सही भी है। इस फैक्टर में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर हम प्रकृति की बात करेंगे, अर्थात ये जो निर्धारण होता है, बुद्धि का निर्धारण होता है, उसमें हम अगर प्रकृति की बात करेंगे, जीन्स की बात करेंगे, तो जो वंशानुक्रम होता है वो वहाँ से प्रकृति का निर्धारण होता है, बुद्धि के प्रकृति का निर्धारण होता है। अर्थात जैसे उनके माता पिता की बुद्धि लब्धि है, जैसे उनके भैया, माता, मामा, दादा, ये सब से जितने भी आए हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसा कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी से जो जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं और उसमें जो बुद्धि लब्धि पाए जाते हैं, उसका असर इस नीचे वाले जो जनरेशन होते हैं उस पर भी इस बुद्धि का निर्धारण देखने को मिलता है। अब हम अगर वातावरण की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई निर्धारक तत्व होता है तो वो होता है कौन सा? वातावरण। अब वातावरण के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो जहाँ पर बच्चे पलते बढ़ते हैं, घर का वातावरण कैसा है, घर का माहौल कैसा है, वहाँ का परिवेश कैसा है, जिस हालत में बच्चा रहता है वो किस स्थिति का है, उसके बहुत सारे जो दोस्त महिम हैं वो कैसे हैं, उसके अध्यापक कैसे हैं, उसके जो स्कूल की परिस्थिति है वो कैसी है, उसके जो समाज की स्थिति है वो कैसा है, उसका जो सामाजिक स्तर है वो कैसा है, उसका जो आर्थिक स्तर है वो कैसा है, उसका जो मनोवैज्ञानिक स्तर है वो कैसा है, उसका जो सांवेगिक स्तर है वो कैसा है। और इतने सारे, बहुत सारे ऐसे निर्धारक तत्व होते हैं जो कि इस बुद्धि के निर्धारण पर डायरेक्ट असर डालते हैं। अब हम अगर देखेंगे तो अगर एक बहुत छोटे मलिन बस्ती में जो रहने वाले बच्चे होते हैं तो उसकी बुद्धि लब्धि भी प्रायः देखा जाता है कि कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मलिन बस्ती होते हैं उसका जो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है वो उस प्रकार का होता है, बहुत ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ नहीं होता है, जिसके कारण से वो उतना ही उसके जो सांवेगिक मनोवृत्तियां हैं, उसके जो भावात्मक मनोवृत्तियां हैं, उसके जो चिंतन स्तर हैं, वो सारे के सारे उसी के आसपास घूमते रहते हैं। क्योंकि वो जिस वातावरण में पलता है, जिस परिवेश में पलता है, जिस समाज में पलता है, जिस मनोदैहिक स्थिति में पलता है, जिस सामाजिक परिवेश में पलता है, वो उस स्तर का उसका अपना होता है, जिसके कारण से उसके बुद्धि लब्धि पर भी वो असर डालता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि न केवल हम दो चीज़ों को मान सकते हैं कि निर्धारक तत्व केवल दो हैं, जो ये वंशानुक्रम और वातावरण, बल्कि ये प्रमुख दो हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे निर्धारक तत्व हैं जो कि बुद्धि के निर्धारण पर असर डालते हैं। अब हम अगर देखेंगे तो मानसिक जो आयु है या बुद्धि लब्धि जो है,
बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि हम किसे कहते हैं? तो एक तो बुद्धि लब्धि होती है जो कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अपना प्रयोग भी किया है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अपना एक निर्धारक तत्व भी निकाला है, उसका परीक्षण भी निर्धारण किया है। और इसमें 3 चीज़ों का होना आवश्यक है, जिसमें कि आपका बुद्धि लब्धि हो गया, फिर मानसिक आयु और वास्तविक आयु। तो ये जो आपका, इसको तैथिक आयु भी कहते हैं, वास्तविक आयु को रियल एज। तो ये जो आपका वास्तविक आयु है, जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चा 10 साल का है, जो कि वास्तविक आयु इसकी है, तो इसकी अब मान लीजिए कि हम मानसिक आयु को अगर ज्ञात करेंगे तो बुद्धि लब्धि, तो हम क्या कह सकते हैं? बुद्धि लब्धि, सॉरी, ये IQ इजकल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। अब हम देखेंगे कि अगर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100, तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो मानसिक आयु है, अब हम इसको पहले कैसे ज्ञात करेंगे? अब हम देखेंगे कि मानसिक आयु हम कैसे निकालते हैं। तो मानसिक आयु बराबर बुद्धि लब्धि गुने वास्तविक आयु बट्टा 100। अगर मान लीजिए कि अगर मुझे मानसिक आयु निकालना है, तो हम क्या करेंगे? बुद्धि लब्धि मान लीजिए सपोज ना है 150 उसकी बुद्धि लब्धि है, वास्तविक आयु 10 है और 100, तो क्या होगा? ये 0 ये 0 ये 0 से ये 0 और ये क्या होगा? 15 वर्ष। तो 15 वर्ष जो होगा उसकी मानसिक आयु हो जाएगी। अब हम अगर IQ को देखेंगे तो IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। अब अगर मुझे IQ निकालना है, तो मुझे मानसिक आयु पता है, तो हम क्या करेंगे? तो IQ बराबर मानसिक आयु कितनी है? तो मानसिक आयु है आपका 15 और गुने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अब मान लीजिए कि ये वास्तविक आयु कितनी है? 10 और गुने 100, तो यहाँ से ये कट गया और 15 दहन 150। ये जो कितना हो जाएगा? ये आपका IQ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निर्धारण करते हैं, किसी भी बच्चे का जब निर्धारण करते हैं, तो अगर मुझे IQ निकालना है तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100 होता है। फिर अगर मुझे मानसिक आयु निकालना है तो बुद्धि लब्धि गुने वास्तविक आयु बटे 100 होता है, और जो भी आता है उसका वो आंसर इसका हो जाता है। अब हम देखेंगे कि बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से बुद्धि के स्तर का, या ऐसा कह सकते हैं बुद्धि का वितरण किया है, लेकिन इसमें बहुत सारा कंट्राडिक्शन है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग दिया गया है, तो अलग अलग आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने जो एक प्रमुख कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा जो दिया गया वितरण है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो बैचलर द्वारा जो निर्मित IQ वितरण है, उसमें 130 या उससे ऊपर को उन्होंने प्रतिभाशाली बुद्धि वाला कहा है। फिर 120 से 129 को श्रेष्ठ बुद्धि वाला, 110 से 119 को उच्च सामान्य कहा है। फिर ये 90 से 109 को सामान्य कहा है। 80 से 89 को मंद कहा है। फिर 70 से 79 को क्षीण कहा है, और 69 से कम वाले को अत्यंत क्षीण या अत्यंत मंद कहा है। फिर इन्होंने मेरिल द्वारा जो वितरण किया गया है, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 130 से ऊपर ही था, लेकिन इन्होंने 140 से ऊपर वाले को प्रतिभाशाली कहा है। फिर 120 से 139 वाले को श्रेष्ठ कहा है। फिर 110 से 119 को उच्च सामान्य,
90 से 109 को सामान्य कहा है, 80 to 89 को मंद कहा है और 70 to 79 को क्षीण कहा है और 69 से नीचे जो वाले हैं उसको अत्यंत क्षीण या अत्यंत मंद कहा है, इन्होंने मंद बुद्धि वाले कहा है। तो इस प्रकार से ये कंट्राडिक्शन थोड़ा बहुत है, लेकिन ऐसा हम देख सकते हैं कि जो अगर हम ये बुद्धि का निर्धारण जब भी हम करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हैं वो सामान्य बुद्धि वाले पाए जाते हैं लोगों में। मैक्सिमम आप देखेंगे तो मैक्सिमम सामान्य बुद्धि वाले पाए जाते हैं। बहुत ऐसे कम हैं जो कि श्रेष्ठ या प्रतिभाशाली बुद्धि वाले पाए जाते हैं और बहुत ही कम भी ऐसे हैं जो कि मंद या अतिमंद पाए जाते हैं। तो हम ऐसा देखते हैं कि जिस प्रकार का अगर दोस्त वगैरह भी होता है, हमारा जो दोस्त होता है तो हम अक्सर देखा करते हैं कि लगभग दोनों की सामान्य बुद्धि वाले होते हैं जो कि आपस में दोस्ती भी करते हैं या आपस में अगर सारा कुछ मेल जोल खाता है, उसकी मति मेल खाता है, उसकी सोच मेल खाता है, उसके चिंतन मेल खाते हैं, तो दैट मीन्स कि उसके जो बुद्धि भी हैं लगभग वो मेल खाएंगे, ऐसा माना जाता है। तो मुझे लगता है कि आप जो बुद्धि का निर्धारण आपने देखा है उसको आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रो हाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।